हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और हम कल देख रहे थे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताए थे गतिज ऊर्जा से संबंधित, और इसके बाद में स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ने वाले थे। गतिज ऊर्जा का सूत्र किस तरह से व्युत्पत्ति किया जाता है ये आपने देखा, और इसके बाद में स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों मिलके यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसका सूत्र किस तरह से व्युत्पत्ति किया जाता है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। उसको क्या कह रहे थे? काइनेटिक एनर्जी। यह है पोटेंशियल एनर्जी। परिभाषा आपको पता है, किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन की वजह से जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे ये डस्टर है जो कि फर्श पे पड़ा है मान लीजिए, और फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्श से उठाकर और इतनी ऊंचाई तक इसको ले गए। तो हमने इसके ऊपर क्या किया, कार्य किया, और वो कार्य इसमें किस रूप में संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। और हमने जो कार्य किया है वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध किया है, इसीलिए हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिणित हो गया। यानी अगर ये पूछा जाए कि हमारे द्वारा कितना कार्य किया गया, तो उसका आंसर होगा W = mgh। और फिर प्रश्न है कि इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, तो इसका आंसर है EP = mgh। यानी mgh तो सेम है, लेकिन ऊर्जा पूछे तो EP लगा देंगे, कार्य पूछे तो W लगा देंगे। यानी W और EP दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं। यहाँ पे हमने mgh क्यों लिखा? mg का अर्थ होता है m यानी द्रव्यमान और g यानी गुरुत्वीय त्वरण, जिसका पृथ्वी के लिए मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया था इसको 10 मान लिया जाता है। तो m × g ये हमारे द्वारा लगाया गया बल है। हमने इसको उठाने के लिए जो बल इस पर लगाया है वो इसके भार के बराबर लगाया है, और इसके भार के बराबर जो बल होता है उसका मान कितना होगा, mg। W = mg होता है, और वही चूंकि बल होगा तो F = mg हो जाएगा। और कितनी विस्थापित हुई वस्तु h ऊंचाई तक लगेगी इसको, तो mg × h हो जाएगा। W = F × s होता है कि नहीं होता है? तो W = F बराबर, हमने डस्टर को उठाया है उसके भार के बराबर बल लगाकर, तो उसके भार के बराबर बल है वो mg होता है। तो यहाँ पे F की जगह पे हम क्या लिख दें, mg × s की जगह क्या लिखें, h ऊंचाई तक उठाया ना हमने, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे h। तो टोटल जो कार्य होगा वो होगा mgh, और यही इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। डस्टर h ऊंचाई पे कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित किए हुए हैं, तो इसका आंसर है EP = mgh। ये स्थितिज ऊर्जा के बारे में है। तो परिभाषा हो गई इसकी, किसी भी वस्तु की स्थिति तो अवस्था में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, रबर को खींचने के में जो उसमें ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। या फिर स्प्रिंग होती है, उसको आप संपीड़ित करते हो, स्प्रिंग को आप जब दबाते हो तो हम अपने हाथ से उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, वह कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये इसके उदाहरण हैं। और किसी भी वस्तु को हम h ऊंचाई तक ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा जो है वो निहित हो जाती है, संचित हो जाती है कार्य के फलस्वरूप। जो बांध बने होते हैं, पन बिजलीघर जो होते हैं, वहाँ पे जो बांध बने होते हैं उस तक पानी पहुंचाने के लिए कार्य करना पड़ता है। वो कार्य पानी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और बिजली बनाने के लिए ऊंचाई से उस पानी को नीचे टरबाइन्स पे गिराया जाता है, तो फिर वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसी कार्य के फलस्वरूप वस्तु में ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है, और उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए मैंने फॉर्मूला भी जो बताया था आपको वही होगा। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु को जब जमीन से उठाकर हम गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध h ऊंचाई तक ऊपर लेके जाते हैं, तो हम इसके भार के बराबर बल लगा रहे हैं और h ऊंचाई पे वस्तु जा रही है, तो विस्थापन h हो गया
और इसका जो बल है वो mg हो गया। तो इसका जो टोटल सूत्र निकल के आएगा वो आएगा EP = mgh, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें निहित होगा। इसके बाद में देखिए सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, पेंडुलम वाली घड़ी आपने देखी होगी, उसमें इस तरह की एक संरचना होती है जो यहाँ पे जुड़ी रहती है और फिर इधर और इधर होती रहती है, वो सेकंड के हिसाब से इधर उधर घूमती रहती है। तो ये जो होता है वो पेंडुलम के लीजिए, भले इसको लोलक कह लीजिए। तो ये एक साम्य अवस्था में स्थिर रहता है। यदि हम इसको थोड़ा सा इधर ले जाके छोड़ दें तो फिर वो क्या करेगा, एक बार यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ये यहाँ से लगा हुआ है ये, और ये वाली कंडीशन जो है वो है इसकी A, साम्य अवस्था में है। ये किस अवस्था में है? साम्य अवस्था में। और फिर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ ले जाके छोड़ देते हैं। ये कंडीशन हो गई इसकी B। और फिर जब यहाँ से छोड़ेंगे तो पुनः साम्य अवस्था में आएगा। यहाँ पर हम इसको अपने हाथ से ले जाके छोड़ रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कार्य, और कार्य के फलस्वरूप इसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर होगी। और ये जो है वो इसका द्रव्यमान m है, सभी कंडीशंस में m ही रहेगा। और फिर स्थितिज ऊर्जा जब इसने संचित कर ली है तो फिर ये वापस साम्य अवस्था की ओर आएगा। उस समय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ से जब यहाँ आता है तो कौन सी ऊर्जा किसमें बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। और यहाँ जब ये पहुँच जाता है तो गतिज ऊर्जा वापस कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है, सॉरी अधिकतम हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो फिर ये चुप नहीं बैठेगा, ये वापस इस तरफ गति करेगा। तो ये फिर चलता हुआ आ जाएगा इधर। यहाँ पे ये कंडीशन है C। और गतिज ऊर्जा जैसे जैसे आगे जाएगा तो गतिज ऊर्जा वापस स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी और यहाँ पर गतिज ऊर्जा C स्थिति पे अधिकतम हो जाएगी, वापस अधिकतम स्थितिज ऊर्जा। और चूंकि अभी वापस एनर्जेटिक हो गया है इसीलिए फिर इधर जाएगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। और तो ये कंडीशन जो है इसमें क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। समझ गए। और ये जो डिस्टेंस है यह है x इसके बीच की, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लगा के यहाँ तक ये l लंबाई से लटका हुआ है। और विस्थापित कितना होता है, ये x विस्थापित होता है। तो इस तरह से सरल लोलक की साम्य अवस्था है। और फिर इसको जब हमने हाथ से हिला के यहाँ छोड़ा तो हमने कार्य किया, वो कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है पॉइंट B पे, और B पॉइंट पे चूंकि इसके पास में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है तो फिर ये गति करेगा, आगे जाएगा। तो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो साम्य अवस्था से फिर ये C कंडीशन की ओर जाएगा क्योंकि इसके पास गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा जैसे जैसे ये इधर आएगा तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है, फिर C कंडीशन पे अधिकतम स्थितिज ऊर्जा इसकी हो जाती है। ये डायग्राम आपको
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको मैंने 2 बार आपको बता दिया है। अब देखिए, सरल लोलक को उसकी साम्यावस्था से एक और हटाया जाता है तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है। गुरुत्व केंद्र का अर्थ ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये जमीन से कुछ ऊंचाई पे आ गया है कि नहीं आ गया, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, तो यही इसका गुरुत्व केंद्र है। तो गुरुत्व केंद्र इसका ऊपर उठ जाता है। इस दौरान लोलक में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। हम चूंकि कार्य कर रहे हैं इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। किसी भी वस्तु में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और ये वो कंडीशन है जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और लोलक को जब स्थिति बी से छोड़ा जाता है वापस इस कंडीशन से, तो यहाँ पे अभी तो स्थितिज ऊर्जा अधिक है, लेकिन जैसे जैसे ये वापस अपनी साम्यावस्था की ओर आएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा हो जाता है, 0। गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पे कैसा हो जाएगा, अधिकतम, और गति के कारण उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण लोलक दूसरी ओर यानी स्थिति सी की ओर विस्थापित होगा। इस समय गतिज ऊर्जा कम होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। वापस गतिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थिति सी पे स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होगा, अधिकतम। गतिज ऊर्जा का मान कैसा होगा, 0। यानी जैसी बी में कंडीशन है वैसी की वैसी कंडीशन यहाँ सी पर होगी, और इस स्थितिज ऊर्जा के कारण फिर लोलक जो है पुनः माध्य स्थिति की ओर लौटने लगता है। तो ये प्रक्रिया लगातार इसमें चलती रहती है। साम्यावस्था से बी और फिर बी से साम्यावस्था, फिर साम्यावस्था से सी, फिर सी से वापस साम्यावस्था। और यदि गोलक का द्रव्यमान स्मॉल m हो, यदि गोलक का द्रव्यमान कितना हो, स्मॉल m हो, m उसे किलक से l लंबाई, उसे किसी कील से L लंबाई के धागे से लटकाया गया हो, L लंबाई के धागे से लटकाया गया हो, तो X विस्थापन के लिए लोलक की स्थितिज ऊर्जा X विस्थापन के लिए लोलक की स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन करना है हमें, यही तो अपना हेडिंग था। तो वो कितनी होगी, EP इजिकल टू 1/2 mg/L x स्क्वायर, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और चूंकि mg/L जो है वो एक नियतांक होता है और वो होता है k, तो इस सूत्र में इसकी जगह पे क्या रख लें, k। EP इजिकल टू 1/2 kx स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसमें आता है। एक स्प्रिंग को x दूरी तक संपीड़ित करने में उसमें निहित ऊर्जा का मान जो है वो भी इतना ही होता है। सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है फाइनली, EP इजिकल टू 1/2 kx स्क्वायर। और किसी स्प्रिंग को आप संपीड़ित करोगे तो उसमें जो स्थिति ऊर्जा संचित होती है उसका मान भी 1/2 kx स्क्वायर होता है। इस तरह से इसको हल किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हमने लिखा है वो सीधा ही कैसे लिख लिया। तो इसमें इस सूत्र को व्युत्पत्ति किया जाता है।
ये जो सूत्र है EP इजिकल टू 1/2 mg/l(x²), इसको व्युत्पत्ति किया जाता है और इसीलिए सीधा यहाँ पे लिख लिया गया है। यदि गोलक का द्रव्यमान स्मॉल m हो और किलक से उसे L लंबाई के धागे से लटकाया गया हो तो x विस्थापन के लिए लोलक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो टोटली इतनी होती है। ये इसका सीधा सा सूत्र है जो व्युत्पत्ति किया जाता है। कैसे व्युत्पत्ति किया जाता है ये आपको याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप तो इस सूत्र को याद रखिए और mg/l इसको हटा के इसकी जगह पे एक नियतांक जो है लगा सकते हैं हम। तो ये हम k रख लेंगे इसकी जगह पे, तो अपना जो फाइनली सूत्र है वो आएगा 1/2 kx²। इस पर प्रश्न पूछ लेते हैं, किसी स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए, या फिर सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे ये सूत्र, ठीक है। अब देखिए कल जो क्वेश्चन बताए गए थे आपको न्यूमेरिकल, अभी वो गतिज ऊर्जा से बेसिस थे, और अब जो आज वाला हमने टॉपिक पढ़ा है उस पे बेसिस क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K इजिकल टू K इजिकल टू 6 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर है। इसे माध्य स्थिति से माध्य स्थिति से 4 सेमी खींचने में माध्य स्थिति से 4 सेमी खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जो मान दे रखे होते हैं, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक जो है उसका मान है ये, तो K इजिकल टू 6 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर इसका मान है। इसे माध्य स्थिति से 4 सेमी खींचने में, यानी x का मान है ये, x का मान कितना है 4 सेमी, लेकिन हमें किस में चाहिए मीटर में। 4 सेमी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लें, 100 का इसमें भाग लगा देंगे, तो हो जाएगा ये 0.04 मीटर। फिर पूछा है कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी W का मान इसमें ज्ञात करना है। स्प्रिंग के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है EP इजिकल टू 1/2 kx²। समझ गए। और मैंने बताया आपको कि स्थितिज ऊर्जा और कार्य दोनों क्या होते हैं इक्वल, जितना कार्य करेंगे उतनी ही स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होगी। तो ये दोनों सेम होते हैं, इसीलिए किया गया कार्य का मान जो है वो इसके इक्वल होगा। तो हम लिख लेंगे W इजिकल टू 1/2 kx², ठीक है, या W इजिकल टू 1/2 × k का मान कितना है 6 × 10³ इंटू x का मान कितना है 0.04, इसका कर लेंगे स्क्वायर।
इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, 0.04 इंटू 0.04। इसको इससे गुणा किया तो कितने आ गए, 16 आ गए। और 4 अंकों के पहले पॉइंट है तो ऐसे रहेगा, इंटू 10 की पावर 3 इंटू, इसको इससे काट देते हैं तो 3, ये हो गया। इसको इससे, ये 10 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है, 1000। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। तो 3 को इससे गुणा करें तो कितने आते हैं, 3000। 3000 को इससे गुणा कर लीजिए, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया, तो इसको आप 1000 से अगर गुणा करें तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 1.6 हो जाएंगे ना, और 3 को 1.6 से गुणा कर लीजिए, ये ठीक रहेगा ना। तो 3 इंटू यहाँ पे 1.6, इसको गुणा कर लेंगे, ये जो 1000 जो है वो इससे मल्टीपल हो गए, तो पॉइंट किसका कर 1, 2 और 3 हमको पहले चला गया। अब हम इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास में कार्य का मान जो है वो आ जाएगा। कार्य का मान जो है वो इसमें 4.8 जूल आ जाएगा। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो x का मान भी पूछा जा सकता है, k का मान पूछा जा सकता है, या फिर AP का या फिर W का मान पूछा जा सकता है। तो आप इसको बदल के हल कर सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और एक स्प्रिंग का नियतांक 4 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर है। ये के का मान हो गया। और इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वैसा ही क्वेश्चन है ये। किस किस के मान दे रखे हैं इसमें? स्प्रिंग का नियतांक दे रखा है इसमें, के का मान 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पे 3 था, बाकी तो सेम ही है। और इस स्प्रिंग को इतना संपीड़ित कर रहे हैं, यानी x का मान है 0.04 मीटर। पहले वाले में मान कितना था संपीड़न का? 0.04 ही था। और इसके बाद में पूछा है w का मान। W इज इक्वल टू 1/2 kx² फॉर्मूला होता है, या W इज इक्वल टू 1/2 इंटू के का मान कितना है? के का है 4 गुणा 10 की घात 3 इंटू एक्स का मान कितना है? 0.04 इंटू 0.04। 2 बार लिख लेते हैं इसको।
इसको इससे काट देते हैं तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। W इजिकल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू, इसको इससे गुणा कर लेंगे तो पहले जितने आएंगे 0016 ये आ जाएंगे। 4 अंकों पहले पॉइंट लिखा जाएगा। और अब देखिए ये मैंने पिछली बार बताया था 10⁻³ जो है वो 1000 के इक्वल होती है, तो 1000 को इससे गुणा करेंगे 1.6 होगा कि नहीं होगा। W इजिकल टू 2 गुणा 1.6 या फिर आ जाएगा ये 3.2 जूल।